हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। आज जो हम ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे वो है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी एंड सार्क। तो हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, सी वर्ल्ड बैंक को जानने से पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 के अंदर, और इसका रिजल्ट जो हुआ वो हुआ था दो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट। वो थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद में इसका सेटअप हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 के अंदर। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को फॉर्म करने का जो मेजर रीज़न था वो ये था कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसको एक तरीके से इंटरकनेक्ट करना। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, उनकी हेल्प करना, और इंटरनेशनल इकोनॉमी को एक तरीके से इंटरकनेक्ट करना। कनेक्ट क्यों करना? इंटरकनेक्ट करने से होगा क्या कि एक दूसरी जो इकोनॉमीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनका एक दूसरे की इकोनॉमीज़ के अंदर स्टेक बढ़ेगा। उनका अगर एक दूसरी इकोनॉमी के अंदर स्टेक बढ़ेगा तो फिर वॉर के जो चांसेस हैं वो बहुत रिड्यूस डाउन हो जाएंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, दो कंट्रीज़ हैं, ए एंड बी। ये आपस में एनिमी कंट्रीज़ हैं, आपस में लड़ाई करती रहती हैं। लेकिन कल अगर बी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके अंदर ए कंट्री के लोग इन्वेस्ट करें, और जो ए कंट्री की इकोनॉमी है उसके अंदर बी कंट्री के लोग इन्वेस्ट करें, ये लोग आपस में व्यापार करें, चीज़ों का आदान प्रदान करें, तो इससे होगा क्या? इनके बीच का जो वॉर के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक भी कंट्री अगर दूसरी कंट्री पे वॉर करती है तो अल्टीमेटली दूसरी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी ख़राब होगी। और दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर खुद ए कंट्री के भी स्टेक्स हैं। फॉर एग्जांपल, ए अगर बी पे वॉर करना चाहती है तो बी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डाउन होगी, और बी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर ए के भी स्टेक्स हैं, ए की भी हिस्सेदारी है, ए के लोग भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उसके लोग, खुद के लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा, तो इसलिए वो वॉर करने को अवॉइड करेगी। तो इस तरीके की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको बनाने का मकसद था कंट्रीज़ के अंदर जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है उसको बढ़ावा देना। क्योंकि कंट्रीज अगर आपस में इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो गई तो उनके अंदर वॉर के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। इसलिए जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी, इसका जो ईयर था वो काफ़ी क्रूशल हो जाता है 1944। ये वो ईयर है जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था, है ना। और लोगों को ये डर सता रहा था कि वर्ल्ड वॉर थ्री ना स्टार्ट हो जाए। तो उस वर्ल्ड वॉर थ्री को रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएन, जो कि हमारा डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक जब बनाया गया था तो इसका ओरिजिनल नेम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, डेट इज़ IBRD। ये वर्ल्ड बैंक की इकलौती एजेंसी थी, इकलौता एक पार्ट था। लेकिन बाद में वर्ल्ड बैंक के जो पार्ट्स थे वो बढ़ते गए। वो आज के टाइम पे ये टोटल 5 पार्ट्स हैं। वर्ल्ड बैंक की 5 एजेंसीज हैं जो वर्ल्ड बैंक के तहत काम करती हैं। वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो है यूएसए के वाशिंगटन डीसी शहर के अंदर। ठीक है, तो जो पहली एजेंसी थी IBRD, हम उसको डिस्कस करते हैं। IBRD को बनाया गया था, उसी को ही वर्ल्ड बैंक के रूप में बनाया गया था। उसका मेन मकसद था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में जो यूरोपियन कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो पुअर हो गई थी, उनको दोबारा से रीबिल्ड करना। अब रीबिल्ड करने में खर्चा आएगा, तो उस खर्चे की पूर्ति करना, उनको लोन प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये उसका मेन मकसद था IBRD का। और IBRD का मेन मकसद था कि यूरोपियन कंट्रीज़ को हेल्प करना। ठीक है, और पुअर कंट्रीज़ को हेल्प करना। किसको हेल्प करना? पुअर कंट्रीज़ को हेल्प करना। लेकिन IBRD जो आज के टाइम पे है, वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा काम कर रही है। वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर जो उनको है, उनको एट द टाइम ऑफ क्राइसिस उनको हेल्प प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो इसका मेन मकसद था वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो कंट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो गई हैं, जिनको बहुत इकोनॉमिक लॉस हुआ है, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराना लो इंटरेस्ट पे। लेकिन आज के टाइम पे ये जो काम कर रही है वो कर रही है मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए। जब मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए काम कर रही है, लेकिन इसको बनाया गया था पुअर इनकम कंट्रीज़ के लिए, तो इसका जो एम था वो डिफीट हो जाता है। जब इसका एम डिफीट हो जाता है तो फिर इस एम को दोबारा करने के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वो थी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है वो वर्ल्ड बैंक का जो मेन एम है, मेन मोटो था, उसको आज पूरा कर रही है। क्यों? क्योंकि वो मेजरली वर्क करती है पुअर कंट्रीज़ के अंदर। पुअर कंट्रीज़ के अंदर वो काम करती है। अब पुअर कंट्रीज़ के अंदर वो क्या काम करती है? वो पुअर कंट्रीज़ के अंदर पुअर कंट्रीज़ को नॉन इंटरेस्ट लोन्स दिलाती है। मतलब या तो बहुत कम ब्याज पे, या बिल्कुल ना ब्याज पे, बिना किसी ब्याज के वो लोन दिलाती है, और ग्रांट दिलाती है। लोन में और ग्रांट में क्या अंतर होता है कि लोन आपको पे करना होता है दोबारा, ग्रांट आपको दोबारा पे नहीं करनी होती है। तो जो आईडीए है वो बेसिकली पुअर कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है, और ये वर्ल्ड बैंक की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, पुअर कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? उनको नॉन इंटरेस्ट लोन और ग्रांट्स दिला के नॉन पुअर कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है। ठीक है,
तो जो IBRD है, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और जो IDA है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके ही वर्ल्ड बैंक को फॉर्म करती हैं। इन्हीं का नाम है वर्ल्ड बैंक, इन्हीं का नाम है वर्ल्ड बैंक। तो बाकी के 3 ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं? ठीक है, तो बाकी की जो 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको मिला के बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज़ 2 + 3। 2 जो हमने अभी स्टडी कर ली हैं, दैट इज़ IBRD एंड IDA, और 3 जो हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जो शुरू की 2 हैं, कौन कौन सी? IBRD और IDA, वो दोनों मिलकर बनाती हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, और जो पूरी की पूरी 5 हैं, उन पाँचों को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। उन पाँचों को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक का हिस्सा सिर्फ दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन कौन सी? IBRD और IDA। इसके बाद की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की हिस्सा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो सेटअप हुई थी 1956 के अंदर, और इसका जो मेन वर्क है वो है कि पुअर कंट्रीज़ के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है उसको हेल्प करना, उसको उसके प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर उसको जो पैसों की ज़रूरत है फंड रेज कर उसको करवाना, इंटरनेशनल मार्केट से उसको फंड रेज करवाना। ठीक है, ये मेनली काम है किसका? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो इंडिया के साथ में हुआ था हाल ही में, वो था मसाला बॉन्ड। क्या था वो? वो था मसाला बॉन्ड। बेसिकली मसाला बॉन्ड क्या होते हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर कोई कंट्री अगर बॉन्ड इशू करना चाहती है तो वो डॉलर के अंदर करती है। यानी कि अगर कोई एक कंपनी है, वो अपने बॉन्ड इशू कर रही है, ठीक है, और वो चाहती है कि उसमें फॉरेनर्स जो है वो इन्वेस्ट करें, तो वो जो बॉन्ड है वो फॉरेनर्स डॉलर में ही खरीदेंगे और डॉलर में ही उसको बेचेंगे, तो उसका परचेस और सेल दोनों डॉलर में होगा। लेकिन मसाला बॉन्ड की खासियत क्या थी कि जो मसाला बॉन्ड था उसको आप सिर्फ रुपी से ही खरीद सकते हैं और रुपी में ही बेच सकते हैं, उसमें डॉलर का कोई रोल नहीं था। इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि डॉलर की जो फ्लक्चुएशन रेट थी, उससे हमारी जो प्राइवेट सेक्टर था वो बच गया। अब डॉलर की कीमत भले ही बढ़े या कम हो, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉन्ड है वो रुपी डोमिनेटेड है, रुपी में हम उसको ट्रेड करेंगे, ना कि डॉलर में ट्रेड करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको क्यों एक्सेप्ट करेगी? वो डॉलर से क्यों खरीदेगी? तो इस बात के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिसने कन्विंस किया था वो था IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो वर्ल्ड बैंक की ये ऑर्गेनाइजेशन IFC, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया को मसाला बॉन्ड इशू करने में हेल्प की थी। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज मीगा। व्हाट इज मीगा? मीगा इज मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। बेसिकली क्या होता है कि जो पुअर कंट्रीज होती है ना, वहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहता? क्योंकि पुअर कंट्रीज़ के अंदर एक तो इतनी ज़्यादा इकोनॉमी नहीं होती, इकोनॉमिकल मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, और दूसरा अक्सर जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं वो पॉलिटिकली अनस्टेबल होती हैं। क्या होती हैं? पॉलिटिकली अनस्टेबल होती हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ मीगा, जो कि 1988 के अंदर फॉर्म हुई थी, वो क्या करता है कि उन पुअर कंट्रीज़ के अंदर FDI लाने में हेल्प करता है। कैसे FDI लाने में हेल्प करता है? कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो उनको भरोसा दिलाता है कि भाई उनका जो पैसा है वो पूरी तरीके से सेफ रहेगा, और वो उनके 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 पैसों पे उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है कि इन केस कुछ और गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी मीगा की है। मीगा उसको उनको कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का ये ग्रुप दैट इज़ मीगा 1988 के अंदर क्रिएट हुआ था। उसका मेजर वर्क है जो पुअर और पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्रीज़ हैं उनके अंदर FDI लेके आना, उनके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आना। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो कैसे लाता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भरोसा देता है वो बेसिकली कि आप इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और कुछ अगर गलत होगा तो उसके लिए मीगा रिस्पॉन्सिबल होगा, मीगा आपको उसके लिए पे करेगा, कंपनसेट करेगा किसी भी हालत में। सो द फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक की वो ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। ये 1966 के अंदर बनी थी, और इसका मेन काम है कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के अंदर किसी बात पे कुछ मतभेद चल रहा होता है, तो वो इसके अंदर इसके पास जाती हैं, डेट इज़ ICSID के पास में, और वो उनके बीच का जो झगड़ा है, जो मतभेद है, उसको दूर करने का काम करती हैं। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। कौन-कौन सी? IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICCID। जिसमें से जो पहले की 2 ऑर्गेनाइजेशन थी दैट इज़ IBRD और IDA, उसी को हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, और 5 ऑर्गेनाइजेशन को मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक के जो वोटिंग राइट्स हैं वो होते हैं सब्सक्राइब कैपिटल के अनुसार। जैसे कि कोई एक फैसला होना है, अब फैसले के लिए जो वोटिंग परसेंटेज है, कोई एक कंट्री को मतलब सबको बराबर का वोट नहीं है उसके अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो कंट्री सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बैंक के अंदर पे करेगी उसी को सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट मिलेगा। ठीक है, तो जो कंट्री वर्ल्ड बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा फंड देती है उस कंट्री को ज़्यादा वोटिंग राइट मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई एक कंट्री ए,
उसके पास अकेले के पास 10% राइट है, और कुछ 20-25 कोई अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, 25 कंट्रीज़ हैं, उनके पास मिला के 10% राइट है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो एक कंट्री है ए अकेली, वो पूरा का पूरा 10% फंड वर्ल्ड बैंक के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन अफ्रीका की जो 25 कंट्री हैं वो मिला के उस 10% फंड को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा फंड कंट्रीब्यूट करोगे, उतना ज़्यादा आपको वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है वोटिंग राइट मिलेगा। और सिंपल सी बात है, जब जो वर्ल्ड बैंक था वो बनाया, वो बेसिकली ब्रेन चाइल्ड था यूएसए का और यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक के अंदर आज जो सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं वो यूएसए और उसके एलाइज यूरोपियन कंट्रीज़ के पास में है, और वो अपनी इस वोटिंग राइट को बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंट्रीज़ जो जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड बैंक के अंदर पैसा देना चाहती नहीं हैं, लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं यूएसए जैसी, वो उनको अलाउ ही नहीं करती पैसा देना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर वो पैसा ज़्यादा देंगी तो फिर उनके पास में वोटिंग राइट ज़्यादा चले जाएंगे, और उनके पास में वोटिंग राइट ज़्यादा चले आते हैं तो फिर यूएसए की जो मोनोपोली है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ और यूएन हुआ और आईएमएफ हुआ, उनसे वो कम हो जाएगी। ठीक है, और यूएसए इन पे अपनी मोनोपोली क्यों रखना चाहता है? क्योंकि यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कैपिटलिस्ट सिस्टम को चला रही हैं। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी जो सिस्टम है उसको चला रही हैं। तो यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता कि इससे उसकी भागीदारी खत्म हो। यूएसए हमेशा चाहेगा कि इसके अंदर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, ताकि इनके जो फैसले हैं वो उन फैसलों को अपने हक में ही लेता रहे। तो ये इनका इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन क्रिटिसिज्म भी है कि ये यूएस डोमिनेटेड है। दूसरा क्रिटिसिज्म है इसका कि ये मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा काम करता है। तीसरा क्रिटिसिज्म है इसका कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, बाकी ऐसी कंट्रीज़ को, पुअर कंट्रीज़ को ज़्यादा इसका वोटिंग राइट इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म भी हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्कस इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बेसिकली ये भी एक जो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस थी 1944, उसी का ही एक प्रोडक्ट है। और इसका मेन काम है इंटरनेशनल जो, मतलब बेसिकली जो नेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं, ठीक है, उनकी बीओपी और रेट ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड रिस्क को मॉनिटर करना, कि कौन सी कंट्री बीओपी या रेट ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड क्राइसिस को फेस कर रही है, और फेस कर रही है तो फिर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। कैसा सपोर्ट? बोथ फाइनेंशियल एंड पॉलिसी सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट तो समझ में आता है कि कोई कंट्री अगर क्राइसिस में है, बीओपी क्राइसिस में, बीओपी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अब मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। ठीक है, या रेट ऑफ एक्सचेंज क्राइसिस में है, तो ऐसे क्राइसिस के टाइम पे उन कंट्रीज़ को वो फंड प्रोवाइड कराती है। और दूसरी चीज़ प्रोवाइड कराती है पॉलिसी सपोर्ट। पॉलिसी सपोर्ट होता है, क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिक फैक्ट इसके बारे में कि इसके अंदर 189 मेंबर्स हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन के अंदर है, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन के अंदर था। इसके अंदर 24 डायरेक्टर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर, और जो 24 डायरेक्टर्स हैं वो हर एक डायरेक्टर किसी न किसी या तो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, वो अकेले इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका कंट्रीज़ को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं वो या तो सिंगल कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो, है ना। जैसे कि इंडिया के केस के अंदर, कि इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वर्ल्ड आईएमएफ के अंदर, वो ना सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे बल्कि वो बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में आती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये बेसिकली मेजर करती हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है। ठीक है, क्योंकि उसी आर्थिक स्थिति के तौर पे जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन कंट्रीज़ को लोन देती हैं। तो इनकी जो मेजर जो इनकी रिपोर्ट्स हैं वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है, वो है वॉशिंगटन कंसेंसस। बेसिकली वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है? जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक दो तरीके के सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट जिसमें लोन हो गया, एक पॉलिसी सपोर्ट। वॉशिंगटन कंसेंसस पॉलिसी सपोर्ट का ही एक हिस्सा है। बेसिकली क्या है, जब कोई कंट्री बीओपी रिलेटेड क्राइसिस को फेस करती है और वर्ल्ड बैंक के पास में जाती है लोन लेने के लिए, तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि भाई तुम्हारे पास, तुम्हारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, तुम जब तक अपनी इकोनॉमी के अंदर कुछ मूलभूत सुधार नहीं करोगे तब तक हम तुमको लोन नहीं देंगे। ठीक है, और वो जो मूलभूत सुधार हैं उनको ही बोला जाता है वॉशिंगटन कंसेंसस। ठीक है, वॉशिंगटन कंसेंसस अमेरिका का ही एक दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, और बेसिकली इसका जो मकसद है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इस वॉशिंगटन कंसेंसस के थ्रू जो पुअर कंट्रीज हैं या जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, जो सोशलिज्म की तरफ टिल्ड हैं, उनको कंपेल करता है कैपिटलिस्ट बनने के लिए, ओपन मार्केट बनने के लिए। क्या बनने के लिए? एक खुला बाजार बनने के लिए, ओपन मार्केट, जहाँ आप कोई भी सामान बेच सकते हैं, यहाँ से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ठीक है,
वॉशिंगटन कंसेंसस के अंदर टोटल 14 पॉइंट्स थे, और जो मेजर पॉइंट कुछ ऐसे हैं उसके अंदर, जैसे कि वो सरकार से बोलेगा कि आपको अगर लोन चाहिए तो आपको अपनी जो आप जो देश में अपनी सब्सिडीज़ दे रहे हैं उन सब्सिडीज़ को कम करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल इंडिया जो एमएसपी दे रही है, ठीक है, आपको ट्रेड ओपननेस बढ़ाना पड़ेगा, यानी अपनी मार्केट को आपको ओपन करना पड़ेगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा बाहर के की जो कंपनियां हैं वो आके आपकी मार्केट के अंदर अपनी चीज़ें बेच सकती हैं। ठीक है, आपको एफडीआई को अलाउ करना पड़ेगा कि बाहर के जो लोग हैं वो आके आपने आपकी कंट्री के अंदर आके धंधे खोल सकते हैं। ठीक है, वो आपको कुछ गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म्स भी लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ हुई थी इंडिया के साथ में 1991 के अंदर। 1991 के अंदर इंडिया जो है वो बीओपी क्राइसिस को फेस कर रहा था, यूपी क्राइसिस को फेस करा था, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो इम्पोर्ट कवर है वो 14 डेज का रह गया था। देन इंडिया अप्रोच्ड आईएमएफ। आईएमएफ ने इंडिया को बिल आईएमएफ ने इंडिया को हेल्प करने से पहले कुछ शर्तें रखी थी। वो शर्तें यही थी, वॉशिंगटन कंसेंसस। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो काफ़ी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हम लोग इतना एक्सपोर्ट नहीं करते थे ना ही इम्पोर्ट करते थे, हमारे यहाँ एफडीआई बहुत कम अलाउ थी और एफपीआई तो अलाउ थी ही नहीं, सब्सिडीज हम बहुत ज़्यादा देते थे। और गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म्स, यानी कि जैसे कि लाइसेंसिंग राज आपने किसी ने अगर सुना हो, ठीक है, तो वो हमारे इंडिया के अंदर था कि आपको इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर आपको अपनी खुली हुई इंडस्ट्री को और ज़्यादा एक्सपेंड करना है तो भी आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है, आपको चीज़ों के दाम बढ़ाने हैं तो भी आपको लाइसेंस चाहिए। तो इस सब चीज़ों को वॉशिंगटन कंसेंसस के थ्रू इंडिया ने 1991 के अंदर हटाया था, और इन्हीं को बोला गया था एलपीजी रिफॉर्म्स। इन्हीं को बोला गया था एलपीजी रिफॉर्म्स, और इन्हीं शर्तों पे जो आईएमएफ है उसने इंडिया को लोन दिया था। अब आईएमएफ की वोटिंग राइट क्या है? लगभग उसी के सिमिलर है। किसके सिमिलर है? वर्ल्ड बैंक के। आईएमएफ के अंदर जब कोई कंट्री आईएमएफ की मेंबर बनती हैं तो उसको मिलते हैं 250 बेसिक वोट्स। 250 बेसिक वोट्स, वो उसके बेसिक वोट्स हैं बिना किसी कंट्रीब्यूशन के। इसके बाद में हर एक आईएमएफ एक वोटिंग राइट देता है, 250 के ऊपर एक वोटिंग राइट देता है आईएमएफ के अंदर 1 लाख एसडीआर कंट्रीब्यूट करने के लिए। एसडीआर क्या होता है? हमने पढ़ा था, एसडीआर इज द करेंसी ऑफ आईएमएफ, जो कि 5 करेंसी से मिलकर बनती है ना, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और रेनमिनबी। ये 5 करेंसीज है जिनसे मिलकर एसडीआर बनती है, जो हमने अपने आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इससे आईएमएफ का कोटा एलोकेशन होता है। तो बेसिकली आईएमएफ 250 राइट्स तो बेसिकली देता है सबको बिना किसी उस भेदभाव के। उसके ऊपर के जो राइट्स हैं वो देता है उनको 1 लाख एसडीआर कंट्रीब्यूट करने पे। तो क्या ये 1 लाख एसडीआर कंट्रीब्यूट करने के लिए लोग झिझकते हैं? बिल्कुल नहीं झिझकते। जो कंट्रीज है वो चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, लेकिन वही कहानी है वर्ल्ड बैंक वाली कि यहाँ पे भी जो कंट्रीज हैं यूएसए जैसी, वो उनको ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करने देती, क्योंकि वो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ज़्यादा उनके शेयर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से आईएमएफ के अंदर जो यूएसए का शेयर है वो है 16.5%, और जो इंडिया का शेयर है वो है 2.6%। और इस शेयर के प्रपोर्शन में ही इन दोनों के वोटिंग राइट्स भी हैं। यूएसए के शेयर के अंदर 16.5% है, इंडिया का शेयर 2.6% है, और इस 2.6 के अंदर भी इंडिया का जो है वो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल शामिल है, सॉरी, श्रीलंका शामिल है। ठीक है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है आईएमएफ का कि इसके अंदर जो वोटिंग राइट्स हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल पे ही डिपेंड करते हैं लगभग। ठीक है, और यूएसए जैसी कंट्रीज इसके अंदर अभी भी मेजर फंड डोनेट करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, और ज़्यादा उनकी मोनोपोली इसके अंदर चलती है। अब आईएमएफ जो है वो दो तरीके के लोन्स देती है। आईएमएफ जो है वो दो तरीके के लोन्स देती है। एक देती है कंसेशनल, एक है कंसेशनल, और दूसरा लोन जो है वो है नॉन कंसेशनल। वो है नॉन कंसेशनल। कंसेशनल जो लोन्स आईएमएफ देती है वो देती है पुअर कंट्रीज़ को, और जो नॉन कंसेशनल लोन्स देती है वो देती है जो थोड़ी बेटर कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ के कंपेरिजन में थोड़ी सी बेटर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, कंसेशनल जो लोन्स दिए जाते हैं वो बेसिकली पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, जो मूलभूत जो चीज़ें को अभाव है जिन कंट्रीज़ के अंदर, उनको दिए जाते हैं मूलभूत चीज़ों के लिए। और जो नॉन कंसेशनल लोन्स है वो बेटर ऑफ कंट्रीज़ को दिए जाते हैं, और थोड़ी एडवांस चीज़ों के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि बीओपी रिलेटेड रिफॉर्म्स के लिए या बीओपी रिलेटेड क्राइसिस के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो लोन दो प्रकार की देती है आईएमएफ, एक कंसेशनल, एक नॉन कंसेशनल। कंसेशनल लोन जो देती है वो पुअर कंट्रीज़ को देती है और उनकी बेसिक नीड्स के लिए देती है, और जो कंसेशनल लोन्स हैं वो बेटर ऑफ कंट्रीज़ को देती है और उनकी जो अ, अलग जो नीड्स हैं, जैसे कि बीओपी क्राइसिस वो अगर फेस कर रही हैं तो उनको देती है। अब जो नॉन कंसेशनल जो लोन्स हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट। ये जो लोन है वो दिया जाता है उन कंट्रीज़ को जो कि बीओपी की समस्या को फेस कर रही हैं। उनको अर्जेंट लोन दिया जाता है उन कंट्रीज़ को जो कि बीओपी की समस्या को फेस कर रही हैं। और ये जो लोन्स हैं और ये जो लोन्स हैं वो सभी कंट्रीज़ को दिए जाते हैं, ऑल कंट्रीज़ को दिए जाते हैं आईएमएफ की। ठीक है,
इसके बाद सेकंड जो लोन है वो है स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ये भी उन कंट्रीज़ को है जो कि बीओपी की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, लेकिन ये जो लोन है वो एक कंडीशनल के साथ, कंडीशंस के साथ में आते हैं। मतलब ये पहले वाले जो लोन थे वो आपको बिना किसी कंडीशन के मिल जाएगा, लेकिन जो सेकंड लोन है वो आपको कंडीशन फुलफिल करने पे ही मिलेगा। और वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन है वॉशिंगटन कंसेंसस। ये हमने ये स्टडी किया था, वॉशिंगटन कंसेंसस। ठीक है। और 1991 के अंदर इंडिया ने इसी रूट के तहत ही 1991 के अंदर इंडिया ने इसी रूट के तहत ही आईएमएफ से लोन लिया था। दैट इज स्टैंड बाय अरेंजमेंट के थ्रू ही इंडिया ने आईएमएफ से लोन लिया था। और ये इसका जो रीपेमेंट टाइम होता है वो 12 से 18 महीने होता है। सो द थर्ड थिंग इज फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन उन कंट्रीज़ को मिलती हैं जिनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिनको कुछ थोड़े समय के लिए लोन की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, उनको उनको उनके ऊपर कोई कंडीशंस आईएमएफ नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उनके जो फंडामेंटल है वो पहले से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और उनका भी जो रीपेमेंट टाइम होता है वो 1 से 2 साल का होता है। इसके बाद आता है प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन। ये उन कंट्रीज़ को दिया जाता है जिनका जो फंडामेंटल्स इकोनॉमी के वो अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं है जितने फ्लेक्सिबिलिटी क्रेडिट लाइन वाली कंट्रीज़ के अंदर था, यानी जितने कि एफसीएल कंट्रीज़ के अंदर अच्छे थे। ठीक है। तो इनके भी अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं जितने कि एफसीएल कंट्रीज़ के अच्छे थे। और ये लोन्स भी 1 से 2 साल के लिए ही दिया जाता है। इसके बाद में आता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये उन कंट्रीज़ को दिया जाता है जो कि लॉन्गर बीओपी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, किनको? लॉन्गर प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। और यूजुअली ये जो लोन्स हैं उनकी जो रिपेमेंट की जो म्याद होती है वो ज़्यादा होती है, यूजुअली वो 4 से 5 साल होती है। तो ये जो कुछ लोन्स हैं वो आईएमएफ प्रोवाइड कराती है। मुश्किल है कि ये आपसे एमपीपीएससी के अंदर पूछा जाए, लेकिन बाकी की जो चीज़, लेकिन हम कर लें तो ज़्यादा बेटर है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा टाइम लेने वाली नहीं है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हमारी पूरी हो जाती हैं यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ही ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी। तीसरी जो हमारी अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक था उसको भी 1966 के अंदर स्टार्ट किया गया था। और उसका भी जो मेन मकसद था वो था एशिया की जो पुअर कंट्रीज़ हैं उसमें काम करना। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी वर्ल्ड बैंक और आपका आईएमएफ। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बचती है वो है डब्ल्यूटीओ और आसियान। और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एशियन डेवलपमेंट और सार्क दोनों ही हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक तो जो था वो 1966 के अंदर फॉर्म किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। इसके अंदर टोटल 68 कंट्रीज़ हैं, जिसमें 49 जो कंट्रीज़ है वो एशियन है। तो जो एक याद करने वाली बात है, जो एक नोटेबल बात है वो ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एशियन नेशंस नहीं है, उसके अंदर बाकी नेशंस भी हैं। और ये सवाल यूपीएससी के अंदर आ चुका है एशियन डेवलपमेंट बैंक्स की जो मेंबरशिप है उसके ऊपर। ठीक है। तो इसके अंदर 68 मेंबर्स हैं, जिसमें 49 जो मेंबर्स हैं वो एशियन मेंबर्स हैं। तो ये डोमिनेटेड एशियन से है, लेकिन सिर्फ एशियन बैंक एशियन नहीं है। इसके बाद इसका भी जो वोटिंग राइट है वो भी सब्सक्राइब कैपिटल पर डिपेंड करता है, यानी कि जितना आप कंट्रीब्यूट करते हैं इस बैंक के अंदर उतना ही आपको उसका वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है जापान। उसके बाद जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है यूएसए, देन चाइना, देन इंडिया। तो इंडिया एडीबी का फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। इंडिया एडीबी का फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। ठीक है। एडीबी क्या करता है? एडीबी असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है लोन्स के फॉर्म में, ग्रांट्स के फॉर्म में और टेक्निकल असिस्टेंस के फॉर्म में। और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोवर ऑफ एडीबी। इंडिया एडीबी का वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोवर है। ठीक है। तो ये जो बैंक था एडीबी वो एक एशियन कैरेक्टर बैंक था, लेकिन ये भी आज यूरोपियन कंट्रीज से डोमिनेटेड है। फॉर एग्जांपल यूएसए इसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, जो कि एक एशियन कंट्री है भी नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए चाइना ने एक नया बैंक स्टार्ट किया है, वो है एआईआईबी, जिसके अंदर यूएसए है ही नहीं, जिसके अंदर यूएसए है ही नहीं। ठीक है। तो ये चाइना की एक चाल है या चाइना का एक मूव है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की जो कि वेस्ट डोमिनेटेड या यूएसए या यूरोपियन डोमिनेटेड ना हो। ठीक है। और इसी का एक मेन इम्पैक्ट ये है कि यूएसए इसका हिस्सा नहीं है और यूएसए एआईआईबी को क्रिटिसाइज करता है। और एआईबी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट थिंग इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज सार्क। ठीक है। अब सार्क एक एग्जांपल है रीजनल कोऑपरेशन का। रीजनल कोऑपरेशन क्या होता है कि कुछ जो पर्टिकुलर रीजन के जो देश हैं वो आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, और उस एग्रीमेंट के तहत वो क्या करते हैं, एक दूसरी कंट्रीज़ को थोड़ी बहुत छूट देते हैं। कैसे छूट देते हैं? जैसे कि कोई एक रीजन है, ये एक रीजन है, इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, ए, बी, सी, डी। ठीक है। अब ये चारों की चारों जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगी, वो बोलेंगी भाई ए है
तुम हमें हमारे यहाँ पे कोई अगर प्रोडक्ट बेचते हो, या डी बोलेगा सी से, सी बोलेगा डी से, तुम हमारे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो बाकियों पे तो हम लगाते हैं 25% कस्टम ड्यूटी, लेकिन तुम पे लगाएंगे सिर्फ 10% कस्टम ड्यूटी, और इसके बदले में तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा। तो ये चारों कंट्रीज ने मिलकर क्या डिसाइड कर लिया कि हम एक दूसरे की मार्केट में हम कोई अगर प्रोडक्ट बेचेंगे, तो उस पर हम एक दूसरे को कम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। अगर कोई बाहरी देश है, फॉर एग्जांपल ई कोई देश है, वो अगर इनमें से किसी कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचेगा तो उसको 25% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो कंट्रीज है वो आपस में जब व्यापार करेंगी तो उनको एक दूसरे के प्रोडक्ट पे सिर्फ और सिर्फ 10% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। ठीक है, यही होता है रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क किसी का ही एक एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? सार्क रीजनल कोऑपरेशन का एग्जांपल है। रीजनल कोऑपरेशन के और क्या एग्जांपल है? रीजनल कोऑपरेशन का सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है ईयू, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसमें तो मैं सिर्फ थोड़ा बहुत रियायत की बात कर रहा हूँ कि 25 से 10%, उसमें तो बहुत ज़्यादा रियायत हैं। आप सोचोगे कि ईयू जो है वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक बड़ा देश ही है, जिसके अंदर सबको बाकी जो देश जो इसके अंदर शामिल हैं वो सब बहुत सारी चीज़ें अपनी कॉमन चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बेहतरीन एग्जांपल है आसियान, जो आपके सिलेबस का हिस्सा भी है, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर। सो द आइडिया इज़ कि जो रीजनल कोऑपरेशन है वो बेसिकली क्या होती है, एक पर्टिकुलर रीजन की एक ग्रुप बनता है, और वो जो ग्रुप बनता है वो आपस की जो कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ा थोड़ा कंसेशन देता है आपसी ट्रेड के अंदर, जो वो बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उनको नहीं देता है। और ये जो रीजनल कोऑपरेशन है वो डब्ल्यूटीओ के तहत अलाउ है। अब वो सब कंसेप्ट क्या है, अब हम डब्ल्यूटीओ के अंदर ही पढ़ेंगे कि डब्ल्यूटीओ किस तरीके की ट्रेडिंग को अलाउ करता है और किस तरीके की ट्रेडिंग को अलाउ नहीं करता है। तो ये एक रीजनल कोऑपरेशन है किसका? साउथ एशियन नेशंस का एक रीजनल कोऑपरेशन है, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1985 के अंदर। इसके पीछे का जो मेन मकसद था, इसके पीछे का जो मेन जो व्यक्ति थे वो थे ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे। तो ये ज़ियाउर रहमान का ब्रेन चाइल्ड है। ठीक है, सार्क के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं, कंसेंसस से, यानी कि आपसी सहमति से। अब कुछ लोग इसको समझ रहे होंगे कि ये तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था को इतना अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था के अंदर हर किसी के पास वीटो पावर है। कहने का मतलब ये है कि सार्क की जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं, दैट इज़ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव्स। अगर कोई फैसला लेना है तो इन 8 कंट्रीज़ को उस फैसले पे हाँ कहना होगा, उस पे अपना सहमति देनी होगी। इनमें से किसी एक कंट्री ने भी उसको अगर सहमति नहीं दी तो वो फैसला नहीं लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही फैसला कंसेंसस की जगह अगर मेजोरिटी से दिया जाता, तो इनमें से अगर 50+ कंट्रीज अगर इसको हाँ कह देती तो उस फैसले को मान लिया जाता और बाकी कंट्रीज भी उसको मानती जिन्होंने हाँ नहीं कहा है। लेकिन सार्क किससे फैसला लेती है? वो कंसेंसस से फैसला लेती है। ये दिखाता है कि सार्क की जो कंट्रीज़ हैं उनका आपस में इतना विश्वास नहीं है, उनके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट है। वो एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकती कि कोई एक कंट्री हमारे लिए अगर फैसला लेगी तो वो सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी की जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस थी जो हमने पढ़ी थी, जैसे कि आसियान, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ या IMF हुआ, वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग से फैसला लिया जाता था। लेकिन सार्क के अंदर कंसेंसस से फैसला लिया जाता है, सर्वसहमति से। कोई एक भी अगर सहमत नहीं है तो वो फैसला नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो काठमांडू, नेपाल के अंदर है। और करेंटली इसको सार्को को बोला जाता है जेम्ड व्हीकल। जेम्ड व्हीकल किसने कहा था? जेम्ड व्हीकल कहा था हमारे खुद के MEA मिनिस्टर जयशंकर ने, जयशंकर जी ने इसको जेम्ड व्हीकल कहा था। जेम्ड व्हीकल कहने के कुछ रीज़न थे कि जो सार्क है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। कोई आपसे इसका क्रिटिसिज्म पूछता है तो आप उसके अंदर भी लिख सकते हैं। इसका मेन क्रिटिसिज्म क्या है कि सार्क अपना अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? कि सार्क के अंदर दो एक ऐसे नेशन हैं जो एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर लास्ट जो 2016 की जो मीटिंग थी वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली थी, लेकिन हमारे यहाँ पे उरी हमला हुआ। उसके बाद में इंडिया ने उस मीटिंग के अंदर जाने से मना कर दिया और बाकी नेशंस को भी कंपेल किया कि वो भी वहाँ नहीं जाएं। और उसी के बाद से 2016 के बाद से सार्क की अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान का आपस में संबंध ठीक ना होना ये भी सार्क को एक जैम्ड व्हीकल बनाने का एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है? चाइना फैक्टर। कि चाइना नहीं चाहता कि सार्क जो है वो फले फूले। क्यों? क्योंकि सार्क जो है उसके अंदर सबसे बड़ा जो मेजर एक्टर है वो है इंडिया। ये थोड़ा पॉलिटिकल एक्सपेक्ट है। इसके अंदर जो मेजर एक्टर है वो है इंडिया। अगर इंडिया का कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी फलती फूलती है तो बेसिकली इंडिया की जो लीडरशिप है वो फल फूल रही है, और चाइना इसको कतई नहीं चाहता। तो चाइना क्या करता है कि ये जो नेशंस हैं इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क कराता है, और इनको ये भरोसा दिलाता है कि जो चाइना है वही इनका असली मददगार है, इंडिया इनका असली मददगार नहीं है। इसके बाद में ये जो नेशंस हैं वो इंडिया को एज अ बिग ब्रदर देखते हैं। कैसा देखते हैं? बिग ब्रदर। ठीक है,
वो ये मानते हैं कि जो इंडिया है वो एसिमेट्रिकली परफॉर्म करता है सार्क के अंदर। इंडिया समझता है कि जो सार्क है वो उसी की ऑर्गेनाइजेशन है, और बाकी के जो नेशंस हैं, छोटे-छोटे जो नेशंस हैं, जैसे कि भूटान हुआ, मालदीव्स हुआ, नेपाल हुआ, वो मानते हैं कि इंडिया इसके अंदर डोमिनेट करता है और इंडिया उसको इन नेशंस को कंपेल करता है अपने हिसाब से फैसले लेने में। तो ये एक मेन रीज़न है सार्क के फेल्यूर का। और एक और रीज़न क्या है कि डिसीजन बाय कंसेंसस, कि इसके अंदर कंसेंसस से डिसीजन होते हैं, सर्वसम्मति से। तो बहुत से डिसीजन इसके अंदर पास हो ही नहीं पाते, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है साफ्टा। साफ्टा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि प्रपोज्ड है साउथ एशियन नेशंस के बीच में, जो कि अभी तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। इसकी कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट भी हैं। एक अचीवमेंट क्या है कि सार्क ने मिलकर एक यूनिवर्सिटी बनाई है, जो है सार्क यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे, दिल्ली के अंदर है। इसके बाद सार्क नेशंस ने मिलकर एक कॉमन सैटेलाइट बनाई है, जिसके अंदर मेजर जो स्टेट्स हैं वो इंडिया के ही हैं, ठीक है। तो वो इन सारे नेशंस के अंदर अपनी सर्विसेज देती है, लेकिन पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है। तो ये दो मेजर अचीवमेंट्स हैं सार्क के, और ये इसके मेन क्रिटिसिज्म है। तो आज हमने जो ऑर्गेनाइजेशंस कवर करी वो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी और सार्क। इसके आगे जो हम ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे वो आपके आगे की सिलेबस की हैं, जैसे कि डब्ल्यूटीओ हुआ, आसियान हुआ, नाफ्टा हुआ या एपेक हुआ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू।